मैं बस एक बार वेद से पूछ लूं क्या कर रहा हूँ। इसने बड़ी मेहनत की है भाई। अरे प्रिंट ना निकालो मगर प्रोजेक्टर पे तो लगाओ, प्रोजेक्टर पे तो लगाओ। यहाँ आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी भाग के आओ, मैं बैठा हूँ वहीं। नमस्कार दोस्तों, शुरू करें। अच्छा वो आएगा बीच में क्रॉस करेगा। हाँ आएगा तो यहाँ से बुलाओ भाई, वेद को बुलाओ, वेद को बुलाओ, प्रोजेक्टर लगाएगा वो। हमारा लाइव हो गया फेसबुक पे। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से, वेद नीचे से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नीचे से जाओ, नीचे से जाओ। कुछ दिनों से हमने देखा उपराज्यपाल महोदय के ऑफिस से हफ्ते में लगभग 3 बार प्रेस रिलीज आती है और उसके अंदर बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के विषय में, आम आदमी पार्टी के नेताओं के विषय में अक्सर उपराज्यपाल महोदय के यहां से किया जाता है। और हैरानी की बात तब है जब उपराज्यपाल महोदय बहुत बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड, नैतिकता के ऐसे पहाड़ पे चल के प्रेस रिलीज देते हैं जैसे उनसे बड़ा संविधान का रक्षक कोई है ही नहीं और उनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं। तो आज हम उनको एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से शुद्ध राजनीति करने के लिए वे एलजी ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि अंग्रेजी और हिंदी के सब अखबारों में एलजी साहब ने एक खबर छपवाई कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंदर कुछ नाम ऐसे दे दिए गए जिनका एनिमल के वेलफेयर से ज्यादा लेना देना नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो नाम वापस कर दिए और खूब खरी खोटी जो है उन्होंने चुनी हुई सरकार को सुनाई और वो अखबार में छपवाया। आज हम उस और उन नामों पे चर्चा करेंगे जिन नामों को एलजी साहब ने गैर कानूनी तौर पे नॉमिनेट किया है, काउंसलर के तौर पे, एल्डरमैन के तौर पे। वो लोग कौन है और संविधान क्या कहता है? संविधान की आर्टिकल 243 आर और एस कहता है कि ये वो लोग होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि कोई बड़े अफसर होंगे जिनका म्युनिसिपल और निगम के अंदर बड़ा तजुर्बा होगा और एक स्पेशल नॉलेज होगी। वो लोग कौन हैं? वो 10 हीरे कौन हैं जो एलजी साहब ढूंढ के लाए हैं दिल्ली के अंदर जिनके पास स्पेशल नॉलेज थी? वो उनके बारे में बता दूं। पहले विनोद कुमार बवाना से नरेला जोन में इन्होंने नॉमिनेट किया है। ये कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी बवाना के, किसान मोर्चा दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और अभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है बवाना के। दूसरे हैं लक्ष्मण आर्य, महामंत्री हैं किसान मोर्चा के रहे हैं और सह संयोजक रहे हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी की इकाई के। एमएलए का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने। मुकेश मान नरेला जोन से स्टेट प्रभारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब और उत्तराखंड, राष्ट्रीय संगठन मंत्री किसान मोर्चा ये रहे हैं, दिल्ली प्रेसिडेंट किसान मोर्चा रहे हैं और सचिव रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। ये है इनकी स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस निगम के एडमिनिस्ट्रेशन में। सुनीत चौहान ये जिला संगठन मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बवाना जिला से, काउंसलर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 2017 से 22 तक के। राजकुमार भाटिया चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से 2020 में
और जिला अध्यक्ष रहे हैं केशवपुरम जोन भारतीय जनता पार्टी के। मोहन गोयल सिविल लाइन जोन से डाला गया इनको, जिला अध्यक्ष रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जिला के भारतीय जनता पार्टी की, जाहिर सी बात है। संजय त्यागी बुराड़ी से, जोन सिविल लाइंस, जिला महामंत्री नॉर्थ ईस्ट जिला और किसान मोर्चा जिला महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जाहिर सी बात है। राजपाल राणा फिर से सिविल लाइन जोन्स, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा के रहे हैं, जिला महामंत्री नॉर्थ ईस्ट जिले से रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं 12 से 17 तक। मनोज कुमार जैन सेंट्रल जोन, एक्स ट्रेजरर और एक्स सेक्रेटरी रहे हैं दरियागंज वार्ड से भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट्स सेल दिल्ली के सेक्रेटरी रहे हैं। यह है इनका तजुर्बा। एमएलए का चुनाव लड़ा है इन्होंने मिंटो रोड से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हारे हुए हैं। यह तजुर्बा इनका। रोहताश कुमार सेंट्रल जोन जिला अध्यक्ष रहे हैं बदरपुर जिले से, भारतीय जनता पार्टी के। अब एलजी साहब जो इतने बड़े नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के गालियां देते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली संगठन के अलग अलग पदों पे रहने वाले लोग आपको कहां से मिले? आपने इतना लंबा चौड़ा दिया कि साहब प्रो टर्म मेयर के लिए मैंने इतना बड़ा क्राइटेरिया लिया, इसको इसलिए निकाला, इसको इसलिए निकाला, इसको इसलिए निकाला, और फिर भाजपा वाले को निकाल के बोला यही सबसे उपयुक्त है। उसमें भी झूठ बोला। इनको कहां से निकाला? इसका मतलब मैं तो सोचता था उपराज्यपाल बहुत बड़ा पद होता होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नीचे किससे बात करते होंगे? ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों से बात कर करके उनके नामों को लिस्ट बना बना के दे रहे। इनका क्या पद और इनकी क्या मर्यादा? मतलब इन्होंने तो मर्यादा को तार तार कर दिया। और बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी कैलकुलेशंस के अंदर पार्टी है, स्टेक होल्डर है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सरकार की नोटिफिकेशन का मुखौल उड़ाया जाता है। जोन के अंदर ये सारे के सारे एल्डरमैन नॉमिनेट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट ढूंढने तो वो जोन के हिसाब से तो नहीं ढूंढे जाते। एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेताओं के साथ बैठ के डिस्कस करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं के साथ बैठ के डिस्कस करके ये लिस्ट बना रहे हैं। तो जो पहली नोटिफिकेशन हुई उसके अंदर जो उन्होंने एल्डरमैन दिए, वो गलती से उन्होंने एक एल्डरमैन रोहिणी जोन में दे दिया और एक एल्डरमैन साउथ जोन में दे दिया। वो गलती कैसे हो गई? कोई बात नहीं, ऑफ रहने दो, ऑफ रहने दो, आप उसी को दिखाओ। वो गलती इसलिए हो गई कि वो जो रोहिणी जोन का जो एड्रेस था, इनको लगा कि वो नरेला जोन का एड्रेस है, गलती से दे दिया। और जो सेंट्रल जोन का एड्रेस था, इनको लगा वो गलती से साउथ जोन का एड्रेस दे दिया, क्योंकि ये दोनों जोन आसपास हैं। इसमें कई इलाके ऐसे हैं जिसमें एड्रेसेस का बहुत कंफ्यूजन है कि ये किस जोन में आता है। और फिर उस नोटिफिकेशन को 2 घंटे में बदल के एक नई नोटिफिकेशन लाए, जिसमें इन्होंने नरेला जोन में 4 लोग दिए, सिविल लाइन जोन में 4 लोग दिए और सेंट्रल जोन में 2 लोग दिए। अब आप सोचिए जोन कैसे डिसाइड किया एलजी साहब ने। ये इतने बड़े नैतिकता के पहाड़ पे क्या बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि जोन के अंदर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बन जाए, उसकी जो है कैलकुलेशन कर रहे थे ये जिला लेवल के नेताओं के साथ बैठ के एलजी साहब, कि नरेला के अंदर आम आदमी पार्टी के 10 पार्षद हैं और भाजपा के 6 हैं। तो इन्होंने सोचा यहां पे अगर मैं 4 भाजपा के दे दूं तो ये आम आदमी पार्टी के बराबर आ जाएंगे, और हो सकता है जो चेयरमैन है और जो स्टैंडिंग कमेटी का जो मेंबर यहां से जाएगा, हो सकता है वो बीजेपी का चले जाए। ये काम कर रहे थे एलजी साहब। दूसरा, सिविल लाइन जोन के अंदर आम आदमी पार्टी के 9 पार्षद हैं, बीजेपी के 6 पार्षद हैं। तो यहां भी एक छोटी मानसिकता, एक बहुत छोटी राजनीति का परिचय देते हुए एलजी साहब ने सिविल लाइन जोन में 4 आदमी जो है एल्डरमैन के लिए डाले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के 10 हो जाए और आम आदमी पार्टी के 9 हो जाए, ताकि किसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर और स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच जाए और एक जोन पे और इनका चेयरमैन बीजेपी का आ जाए। ये स्तर है उपराज्यपाल महोदय का। सोचिए। तीसरी गलती क्या कर दी इन्होंने,
गलती से साउथ जोन में एक इन्होंने एल्डरमैन दे दिया और गलती को दूर करते हुए इन्होंने साउथ जोन वाला एल्डरमैन काट के उसको सेंट्रल जोन में दिया। और क्यों दिया, अब यहां देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हैं, बीजेपी के 10 पार्षद हैं, तो उन्होंने वहां पे 2 पार्षद नॉमिनेटेड दिए और आम आदमी पार्टी के 13 और बीजेपी के 12 बना दिए। आप सोचोगे इसका क्या फायदा है? आम आदमी पार्टी तो 13 है, यहां पे बीजेपी तो सिर्फ 12 ही है। क्या किया, एक कांग्रेस की पार्षदा को ढूंढा, नाजिया दानिश को, और कहा कि भाई तुमको मैं हज कमेटी में भेज देता हूं, तुम वोट डाल देना बीजेपी में। यहां पे भी सीधा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई पार्षद रैंडमली इन्होंने बना दिया, नहीं, यहां पे भी कैलकुलेशन ढूंढी कि सेंट्रल जोन के अंदर कैसे बीजेपी का चेयरपर्सन बन जाए। तो यहां पे कांग्रेस के एक पार्षदा को लालच देके इन्होंने हज कमेटी के अंदर मेंबर बनाया, जिसकी चर्चा कल जो है मुख्यमंत्री जी ने की कि कैसे इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करके, बेईमानी करके, गैर कानूनी अपने ऑफिस का प्रयोग करके इन्होंने एक हज कमेटी का मेंबर, एक कांग्रेस की पार्षदा को बनाया। अब आप सोचिए कि हमारे एलजी ऑफिस का और उपराज्यपाल का क्या स्तर हो गया है। ये जोन लेवल पे, जिला लेवल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठ के ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और वो लिस्ट गलत हो गई तो नोटिफिकेशन वापस करके नया नोटिफिकेशन ला रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं एलजी साहब, कहां से कहां आपने इस दफ्तर को पहुंचा दिया। एक और कल प्रेस रिलीज आई थी एलजी साहब की, और बड़ी हास्यास्पद प्रेस रिलीज थी। उसमें बोला इन्होंने कि मेरे पास जो प्रो टर्म मेयर बनाने के नाम आए थे, उसमें इसको इसलिए निकाला, इसको इसलिए निकाला, इसको इसलिए निकाला, और आखिरी में बीजेपी की पार्षदा को ढूंढा और उसमें भी झूठ बोला। अब मैं बताता हूं झूठ कैसे बोला। एलजी साहब ने बोला कि नीमा भगत और सत्या शर्मा के नाम लास्ट में बच गए। नीमा भगत एमए है, सत्या शर्मा बीए है। अब यहां तो नीमा भगत ऊपर आ गई, एलजी साहब फंस गए। उन्होंने तो 5वीं 10वीं वालों को ऐसे निकाला था, तो बोला कि नहीं, सत्या शर्मा एक बार मेयर रही है, और यह भूल गए कि नीमा भगत भी मेयर रही है। मतलब बेईमानी करी, वो भी गलत, कम से कम उसमें ही पक्के हो जाते एलजी साहब। नीमा भगत मेयर रही है 2017 से 18 में, और सत्या शर्मा मेयर रही है 2012 से 13 में। मतलब सत्या शर्मा तो फिर भी 10 साल पहले रही है, नीमा भगत तो 5 साल पहले ही रही है। अब एलजी साहब से मेरा जानना है, मैं जानना चाहूंगा कि भाई अब आपकी जो एलिमिनेशन थ्योरी थी, उसमें अगर इसको फट करो, इसमें तो फिर सत्या शर्मा एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि वो बीए है, नीमा भगत एमए है। फिर तो एलजी साहब फंस गए। अब क्या एलजी साहब दोबारा से नोटिफिकेशन निकालेंगे, जैसे एल्डरमैन का नोटिफिकेशन वापस लिया। अब क्या दोबारा नोटिफिकेशन आएगा कि भाई नीमा भगत जो है अब प्रोटम मेयर रहेंगी। अब ये बेईमानी क्यों हो रही है, आप इस बात को समझिए। ये बेईमानी इसलिए हो रही है क्योंकि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके पास सिर्फ एक मेयर के इलेक्शन कराने का काम था, उससे ये तीनों इलेक्शन जोड़ जबरदस्ती करके कराना चाहते हैं और एक साथ कराना चाहते हैं। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन ये एक साथ कराना चाहते हैं। अपने द्वारा बेईमानी से लगाई गई प्रोटम मेयर के अंतर्गत कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेयर जो कहेगी वो उस चुनाव में हो जाएगा। वो कहेंगी कि इसकी वोट कैंसिल, तो उसकी वोट कैंसिल हो जाएगी। वो कहेंगे कि इसकी मेंबरशिप कैंसिल, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। वो कहेंगे कि अब इनको भी वोट देने का अधिकार है, तो उनको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। फिर आम आदमी पार्टी कोर्ट जाते रहे, 5 साल तक कोर्ट में हम लड़ते रहेंगे। ये यहां पे 5 साल जो है बेईमानी से, चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलवा देंगे। ये कारण है कि एक एलजी जैसे संवैधानिक पद पे बैठे एक आदमी इस बहुत निम्न तरीके की राजनीति के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं, और ऊपर से उस नैतिकता के पहाड़ पे चढ़कर चिट्ठियां लिखते हैं। कभी मुख्यमंत्री को लिखते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री को लिखते हैं, कभी किसी को लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। बहुत जो है मुझे लगता है कि शर्म की बात है दिल्ली वालों के लिए कि इस तरीके से उपराज्यपाल महोदय के ऑफिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई आपके पास सवाल? और एक और झूठ इन्होंने बोला कि दोनों के पास 15-15 साल का तजुर्बा है। गलत है।
इन दोनों महिला पार्षदों के पास 10-10 साल के पार्षद होने का तजुर्बा है, 15-15 साल का नहीं है। मुकेश गोयल जी के पास 25 साल का तजुर्बा था। सर एक सवाल है जी, कांग्रेस पार्टी जो गैर विचारधारा है, भाजपा को रोकने के लिए ऐसी पार्टियों को भी समर्थन देती है, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी। यहाँ आप लोगों की क्या कोशिश है, जो कांग्रेस के पार्षद है उसको क्यों नहीं आप लोग अपने पाले में ला पा रहे हैं, जो कि कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्ट था भाजपा को रोकना? देखिए, ऐसा कांग्रेस दिखाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है। इस बार कांग्रेस के जो पार्षद जीते भी हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स इस तरीके के दिए, AIMIM ने कैंडिडेट्स अपने इस तरीके से दिए कि वहां पे कांग्रेस के लोग जीत पाए। कांग्रेस को जिताना भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी डेस्परेट कोशिश रही है, और यहां पर भी जो बायकॉट की कॉल दी गई, जो कहा गया कि हम MCD के हाउस से वॉकआउट करेंगे चुनाव के समय, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वो वॉकआउट की कॉल दी गई है। ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस के पार्षद अगर वॉकआउट करते हैं तो इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को MCD में सरकार बनाने में होगा, और ये कांग्रेस की लीडरशिप जानती है। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने कल ट्वीट करके इस बात को कहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी जो है वैचारिक लड़ाई के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है ना इतना, हम कहां से दें इतना पैसा। कांग्रेस के समर्थन की अपील करेंगे तो आपको वोट करें। सवाल ये है कि कांग्रेस सपोर्ट बीजेपी को कर रही है, और उनके बड़े बड़े नेताओं को ये बात मालूम है। आप सोचिए ना, उनके मुकेश शर्मा खुद कल ट्वीट कर चुके हैं और ने बोला है कि मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगा कि ये गलत हो रहा है। तो तब है जब कांग्रेस की इच्छा हो बीजेपी को रोकने की। कांग्रेस की कोई इच्छा नहीं है बीजेपी को रोकने की। सर, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी करते हैं, और ये ऐसा तो होता आया है जब भी एल्डरमैन चुने जाते हैं, इसी तरीके से आपकी पार्टी ने भी एल्डरमैन दिए थे। हम तो राजनेता ही हैं, हम कोई नैतिकता के पहाड़ पे लिख के चढ़ के चिट्ठियां कोई नहीं लिखते हैं। ये तो LG साहब चिट्ठियां लिखते हैं, अरे इस आदमी का नाम दे दिया, इसके पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं LG साहब से कि भाई इनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, और जो मेयर बनाया वो भी आपने झूठा बनाया, उसके लिए जो तर्क दिए वो भी आपने झूठे दिए, क्योंकि पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बना दिया, फिर आपको लगा मैं इस झूठ का बचाव कैसे करूं, तो उसके लिए कोई झूठ का पुलिंदा बनाया गया जो कि झूठ है। LG साहब स्पष्टीकरण दें कि ये कैसे हो गया, दोबारा नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि LG साहब के मापदंडों के हिसाब से तो नीमा भागत बननी चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मैंने आपके सामने साबित कर दिया। तो सर, ये विवाद खत्म कैसे होगा, किस तरीके से ये सदन चल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके का हंगामा हो वो तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन दिल्ली वाले काम भी तो चाहते हैं। देखिए, नॉमिनेटेड काउंसलर्स हाउस में वोट नहीं दे सकते, ये बात एक स्थापित सच है। अब नॉमिनेटेड काउंसलर अगर वोट देंगे तो हम तो ऐसे होने नहीं देंगे। तो LG साहब लिखित पे इस चीज को कहें, डायरेक्शंस दें कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं डालेंगे, और LG साहब सही प्रिसाइडिंग ऑफिसर का चुनाव करें। ये जो बेईमानी से प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बनाया गया है ये गलत है, सही आदमी को बनाए जो मर्यादा है और जो हमेशा से प्रेसिडेंस रहा है। ठीक है जी।